नमस्कार दोस्तों, आज जिन विषय पे बल्कि हम यहाँ कहेंगे जिन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो किसी इतिहास से संबंधित नहीं है, किसी राष्ट्र देश के इतिहास से संबंधित नहीं है। उसका संबंध है पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से। क्यों आज ये चर्चा हमने यहाँ पे करने जा रहे हैं, उसका कारण है कि पिछले कुछ दिनों में या महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण हैं, और मैं यहाँ चाहूँगा कि उस पर हम आपको भी, हमारी जो टीम है उन्होंने जो यहाँ पे जानकारी जुटाई है उसको हम आप लोगों तक पहुँचा सकें, और एक संक्षेप में एक छोटा सा डिस्कशन भी कर सकें कि पर्यावरण और जब डेवलपमेंट, जब विकास का मुद्दा आता है तो इन दोनों के बीच में जब विरोधाभास होता है तो फिर क्या होना चाहिए। तो जो विषय है दोस्तों यहाँ पे वो कुछ हद तक एक एक करके दोनों ही चीजों को वो कवर करेंगे, विकास और पर्यावरण पे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अच्छा जो आप कहेंगे इनिशिएटिव, जो शुरुआत कही जा सकती है, उससे वो शुरू करेंगे। और वो शुरुआत है दोस्तों आपकी अफ्रीका में। अफ्रीका में आपने सुना होगा इस बीच में एक नाम आया, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इस शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई है, इसकी चर्चा बहुत सालों से हो रही है। 2007 में जो वहाँ का अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन ने इस पे एक जिस पे चर्चा का शुरुआत की थी 2007 में। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में छोटी सी डिस्कशन या छोटा सा मैं आपको वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, कुछ रोचक तथ्य जरूर बताऊंगा यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में। तो अफ्रीकन यूनियन ने वहाँ पे एक शुरुआत की, कुछ सोचा कि वहाँ पे जो सहारा जो मरुस्थल है दोस्तों, सहारा डेजर्ट है जो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है। धीरे धीरे वो नॉर्थ अफ्रीका से, जो उत्तर अफ्रीका है, उससे बढ़ते बढ़ते वो सेंट्रल अफ्रीका और साउथ की तरफ बढ़ रहा है। और सेंट्रल और साउथ अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ है। अगर वो बढ़ता चला गया जैसे बढ़ रहा है तो अफ्रीका वैसे भी ज़्यादातर राष्ट्र वहाँ पे गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, तो वहाँ पे भुखमरी की स्थिति और बड़ी विकराल हो जाएगी दोस्तों। तो उसको रोकने के लिए, इस मरुस्थल के एक्सपेंशन को, जो उसका बढ़ते हुए जो कदम है उसको रोकने के लिए वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया, ग्रेट ग्रीन वॉल। ग्रीन मतलब पेड़ लगाना है। तो कहाँ बन रही है ये दीवार, पेड़ों की दीवार दोस्तों? तो वहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं साहेल क्षेत्र, साहेल रीजन। कहां से लेकर कहां तक? तो वो वेस्ट कोस्ट, अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, सेनेगल, वहां पे एक राष्ट्र है, सेनेगल से लेकर जो उत्तरी तट ईस्ट कोस्ट पे जिबूटी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है, वहां से लेकर सेनेगल से लेकर वो जिबूटी तक एक आप मानिए 15 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। ठीक है, तो जो आपकी चलती है सेनेगल से और जिबूटी तक जाती है, 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिसे साहेल का क्षेत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है दोस्तों कि साहेल का क्षेत्र जो है उसको माना जाता है कि वो मरुस्थल और जो नीचे जो उसकी उपजाऊ भूमि है अफ्रीका की, उसके बीच का वो क्षेत्र है। और धीरे धीरे चूंकि मरुस्थल बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए इसी साहेल के क्षेत्र में उन्होंने सोचा कि वहां पे प्लांट्स लगाते हैं, पेड़ लगा देते हैं। तो 15 मीटर चौड़ी ये पेड़ों की दीवार बनेगी और लगभग 8000 किलोमीटर का ये लंबाई यहाँ पे कवर करेंगे। 11 यहाँ पे राष्ट्र हैं जिनको इससे फायदा, या ये दीवार जो है, ये पेड़ों की दीवार जो है 11 राष्ट्रों से गुजरेगी दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से? तो अगर हम वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो शुरुआत है बुर्किना फासो से, फिर आता है आपका चैड, फिर जिबूटी, फिर आता है आपका माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, नाइजीरिया, और फिर है आपका सूडान और सेनेगल। तो इस तरह से ये कुछ 11 राष्ट्र हैं जिनसे होकर ये आपका ग्रेट ग्रीन वॉल निकलेगा। पर्यावरण जो विद है, विशेषज्ञ हैं, वो बहुत खुश हैं और पूरे जो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। टारगेट है 2030 तक ये दीवार आपकी जो ग्रीन वॉल है ये तैयार हो जाए दोस्तों। इसके लिए अभी जल्दी ही जब ये चर्चा में वापस से आया, अभी बिल्कुल रिसेंट ही उन्होंने जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने $14 बिलियन की सहायता देने का उन्होंने कहा है कि फ्रांस उनको इस प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीकन यूनियन को सहायता देगा। UNCCD एक बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। UNCCD का मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन
टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो वो एक यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो अफ्रीकन यूनियन के साथ मिलके इसमें उनकी सहायता कर रहा है। और इस अगर ये सफल होता है, सफल तो हो ही जाएगा दोस्तों, और अगर जैसे ही ये पूरा होता है, और अभी भी माना जा रहा है कि जब से 2016-17 से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ है, लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जब इतना बड़ा आप फॉरेस्ट लैंड क्रिएट करोगे तो आप सोचिए कि कितनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कितना वहां पे फायदा होने वाला है, पर्यावरण को कितना फायदा होने वाला है। ये एक तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज इस वीडियो की शुरुआत इस चर्चा से की, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका से की। अब आते हैं भारत में। भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही एक कंसेप्ट 2009 में केंद्र सरकार लेकर आई, जब वहां पे कहा गया कि थार डिजर्ट, थार मरुस्थल का भी यही स्थिति है कि वो धीरे धीरे उसका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो बढ़ ही रहा है दोस्तों। ठीक है, वहां से जब उस क्षेत्र से जब मिट्टी उड़ती है, जब हवाएं चलती हैं, तो वो आप मानिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आती हैं, और माना यह जा रहा है कि धीरे धीरे वहां से क्षेत्र जो है, इधर का जो हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र है, दिल्ली भी आप ले लीजिए, वो उसकी जो उपजाऊ भूमि है, उसकी वो जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो उसको रोकने के लिए भी केंद्र सरकार ने 2019 में एक 1400 किलोमीटर लंबा ग्रीन वॉल बनाने का प्रोजेक्ट को कहा था कि उसकी शुरुआत की जाएगी, उस पे सोचना प्रारंभ किया था। कहां से लेकर कहां तक दोस्तों? तो ये होगा पोरबंदर, गुजरात, पोरबंदर जहां पे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो पोरबंदर गुजरात से लेकर पानीपत हरियाणा तक ये बेल्ट पूरी ग्रीन आपका वॉल बनेगी। यहां पे खूब सारे पेड़ लगेंगे। और क्यों ये क्षेत्र चुना गया? तो इसको भी आप जान लें कि ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला अरावली की है, उसके साथ साथ ये आपकी ये ग्रीन बेल्ट चलेगी दोस्तों, ये पट्टी चलेगी। और जो अरावली का क्षेत्र है, अगर आप पढ़ें उसके बारे में, तो वो काफी उसकी जो फर्टिलिटी थी, जो उपजाऊ भूमि थी, वो खत्म हो गई है, और वहां पे लगभग वो बंजर अवस्था में हो गई है, और वो डिग्रेडेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए, उसको वापस से हरा भरा करने के लिए, उस पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र को, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत के बारे में सोचा गया। अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन आप ये मान लें कि इस पे काम अवश्य होगा, क्योंकि इस पे सारे जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, और सरकार है, वो दोनों एकमत है कि इस पे काम होना चाहिए। तो ये भी दूसरा एक प्रोजेक्ट है, भारत में है, तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और जब भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इससे भी सबको बहुत लाभ होगा। तो देखिए, ये जो हमने आपसे जो दो विषय पे अभी चर्चा की, ये दोनों ही विषय ऐसे थे जहां पे कोई विरोधाभास नहीं था। सरकार जो प्रोजेक्ट कर रही है उसके में, और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं था। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जहां पे विरोधाभास है, तो उनको उठाने का यहां पे क्या कारण है? तो उसका कारण है कि हम लोगों को यहां पे समझना होगा कि कभी सरकार का जो एजेंडा होता है विकास का, कभी उसको प्रायोरिटी मिलती है या मिलनी चाहिए, और कभी आपको पर्यावरण को भी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए विकास के ऊपर। तो चलिए अब अगले पे आते हैं, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट पे। क्या है ये चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट दोस्तों? चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत यहां पे भी केंद्र सरकार ने 2016 में की थी उत्तराखंड में। और प्रोजेक्ट का टारगेट है कि 10,000 करोड़ के लागत से लगभग 900 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी, या उस रोड का जो रोड बनी हुई है उसका वाइडनिंग होगी, चौड़ाईकरण किया जाएगा, उसको चौड़ा किया जाएगा। तो क्या इसका टारगेट क्या है दोस्तों? इसका टारगेट है जो चार धाम, नाम क्यों पड़ा चार धाम? तो चार धाम परियोजना इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के जो चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन चारों को ऑल वेदर रोड, मतलब एक मजबूत पक्की रोड की सहायता से जो आपके प्रमुख केंद्र हैं, जो बहुत बड़े बड़े या प्रमुख जिले हैं आपके उत्तराखंड में, ऋषिकेश से शुरू करते हुए देहरादून होते हुए, इनको जोड़ा जाए आपस में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इन तीर्थ स्थल तक पहुंच सके।
सरकार का यहां मानना है कि जब ये प्रोजेक्ट, वैसे मैं आपको यहां बता दूं कि लगभग ये आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे बहुत अच्छी सड़कें बन चुकी हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पुल भी बनाए जा चुके हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सरकार का मानना है कि इससे तीर्थ को ज़बरदस्त यहाँ पे फायदा होगा, लोग जा सकेंगे, दूर दूर से कोई भी व्यक्ति तब गंगोत्री यमुनोत्री तक जा सकता है, और उससे उस रास्ते भर में आने वाले जितने गांव शहर कस्बे हैं सबकी जो अर्थव्यवस्था है उसको जबरदस्त उछाल मिलेगा, सबको फायदा होगा, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, एक जिसको कहते हैं आप टूरिज्म की इकॉनमी है जो उत्तराखंड में, उसको जबरदस्त उछाल मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे सरकार का ये भी कहना है कि सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो चार धाम जो हैं वो बॉर्डर आपके एक तरह से मानिए सीमा पर जाते हैं चाइना के साथ। तो जब वहां तक आपकी इतनी अच्छी रोड बन जाएगी तो आपकी जो सेनाएं हैं, भारत की सेनाएं हैं, उनको वहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका सामरिक महत्व भी है। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं पर्यावरण के, उनका ये कहना है कि हिमालय का इकोसिस्टम बहुत वोलेटाइल है, वल्नरेबल है, तो जो कि सच भी है। तो वहां पे उनका कहना है कि इसको रोका जाए, और ये कार्य जिसे कंप्लीट हो जाना था इस प्रोजेक्ट को 2019 के आसपास में, वो आज भी नहीं कंप्लीट हो पाया है। अब माना जा रहा है 2022-23 तक ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि फिर जो विशेषज्ञ थे पर्यावरण के, जो पर्यावरणविद थे, उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इसको रोका जाए। बहुत सारे यहाँ पे आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले सितंबर 2020 के आसपास के आदेश में बोला भी सरकार को कि चलिए ठीक है, आप बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, रोकेंगे नहीं हम, लेकिन जो रोड की चौड़ाई है उसको 5.5 मीटर ही रखें। लेकिन सरकार वहां पे 10 मीटर चौड़ी रोड बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। और आपको यहां पे जान के आश्चर्य होगा कि अब प्रॉब्लम यह है कि सरकार का लगभग 900 किलोमीटर में से सरकार कह रही है कि 500 से 600 किलोमीटर रोड ऑलरेडी बन चुका है जो कि 10 मीटर चौड़ा है। अब उसको यदि हम तोड़ते हैं तो 5.5 मीटर करते हैं तो इससे तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। और अगर आगे 5.5 मीटर कर देते हैं तो जो पीछे इतनी बड़ी रोड बनी हुई है उसका कोई लाभ नहीं होगा। सरकार आज भी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसके 10 मीटर की चौड़ाई को मान ले और उसे बन जाने दे। तो यहां पे लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखें, इसके क्रियान्वयन को देखें, तो आप मान रहे हैं, यहां पे माना यह जा रहा है कि सरकार की ही जीत हुई है, प्रोजेक्ट पे रोका नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। जो पर्यावरणविद हैं उन्हें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक तरह से विकास का एजेंडा आगे बढ़ा है, और जो पर्यावरण से संबंधित उसके कंजर्वेशन को लेकर एजेंडा था थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे आया है। लेकिन इसके विपरीत अभी हुआ है जो बिल्कुल रीसेंट घटना है गोवा में। गोवा में क्या हुआ कि IIT गोवा का कैंपस के लिए एक चिन्हित की गई थी एक जमीन, एक जगह मेलोलिम नामक एक जगह पे जो है आपका पंजिम से, जो गोवा की राजधानी है, वहां से 50 किलोमीटर दूरी पे ये आपका एक जगह है मेलोलिम। तो वहां पे एक क्षेत्र चिन्हित किया गया था IIT गोवा के कैंपस के लिए। लेकिन वहां के जो गांववासी थे जो ज्यादातर काजू का उत्पादन करते हैं, तो उन्होंने उसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो उपजाऊ जमीन है वो चली जाएगी, काफी नुकसान होगा। और वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि इतना बड़ा कैंपस जब वहां पे बनेगा तो उसकी वजह से काफी नुकसान होने वाला है पर्यावरण को वहां पर, ठीक है। तो वहां पे देखिए क्या हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में पहले ही जो वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, उन्होंने माना है वहां के गांव वासियों की बात को, और उन्होंने कहा है कि चलिए ठीक है, हम यहाँ पे कैंपस नहीं बना रहे हैं, हम कहीं और जमीन तलाशते हैं। तो यहाँ पे जो गांववासी थे उनकी बात मानी गई, उनकी जीत हुई। जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे उनकी बातों को माना गया और उनकी जीत आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक बैलेंस है दोस्तों, बैलेंस है, विकास में होना चाहिए, विकास भी जरूरी है, क्योंकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो आप मान लीजिए कि आपने पर्यावरण का प्रश्न उठाकर अगर विकास नहीं होने दिया तो वहां की जनता का क्या होगा, जो लोग वहां पे रह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए एक हो गया। अब चलते चलते यहाँ पे एक चर्चा और करेंगे, बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है। अब मतलब एक भारतीय होने के नाते हम लोगों को गर्व होना चाहिए, जो बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ।
बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा का केंद्र एक बनने जा रहा है, जिसके बारे में बातें सारी तय हो गई हैं, फिजिबिलिटी टेस्ट हो चुका है उसका, और वो बनने जा रहा है आपके मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। जो ओमकारेश्वर डैम है उसकी जो रिजर्वायर है, मतलब जो झील है उस बांध की, उस झील में ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा का एक प्लांट बनने जा रहा है, जिससे 600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा दोस्तों। और ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। खास बात देखिए फायदा क्या है दोस्तों, और कितना अच्छा कंसेप्ट है, जिसने भी सोचा। इसकी शुरुआत पहले यूएस और आप मानिए हॉलैंड वगैरह में पहले हो चुकी है, चाइना में भी ऐसा प्लांट है, इवन इंडिया में भी था, कोलकाता में एक छोटा सा ऐसा प्लांट बनाया गया है तैरता हुआ। अच्छाई ये है कि आपको लैंड नहीं लेना पड़ा। देखिए अभी मैंने आपको बताया आईटी कैंपस बनाने के लिए गए और आपका विरोधाभास हुआ, वहां के गांव वालों के साथ क्लैश हुए, और जो आईआईटी गोवा का कैंपस 2014 में आईआईटी वहां पे चल रहा है दोस्तों, एक टेम्परेरी कैंपस में, वो आज तक नहीं बन पाया इन्हीं सब विषयों के चलते। तो अगर फ्लोटिंग पावर प्लांट बन रहा है तो ऐसा कोई विरोधाभास आएगा ही नहीं। नहीं आपको कहीं जमीन लेने जानी है, ठीक है, ना विरोधाभास आएगा, ना विकास की जो गति है वो रुकेगी। जैसे कि आप मतलब ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, आज से वापस वो चर्चा में है वो जगह नंदीग्राम, याद हो आपको कितना 2007 के आसपास में जिस नंदीग्राम की प्रोटेस्ट की शुरुआत ने आप मानिए कम्युनिस्ट की 34 साल की जो वहां की सरकार थी उसे उखाड़ फेंका था, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कभी सिर्फ लैंड को एक्वायर करना। और ये जो सोलर प्लांट है दोस्तों वो तैरता हुआ पानी में झील में बन रहा है, कोई कहीं किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, भारत के लिए एक गर्व का विषय है। तो चलिए ये आपके सामने यहाँ पे आज हम लोगों ने 4-5 पर्यावरण से संबंधित हम लोगों ने कुछ यहाँ पे समझा जाना। अब चलते चलते जो मैंने आपसे कहा था अफ्रीकन यूनियन जो है उसके संबंधित एक रोचक तथ्य मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के जितने भी राष्ट्र हैं सारे उसके मेंबर स्टेट हैं, सारे उसके वहां पे मेंबर हैं अफ्रीकन यूनियन के। अफ्रीका में देखिए माना यह जाता है कि 54 राष्ट्र हैं और 2 विवादित क्षेत्र हैं, 2 डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं। सोमालीलैंड आपको याद हो जिसकी चर्चा हम लोगों ने इथोपिया वाले अपने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला वीडियो था उसमें की थी, सोमालीलैंड और एक वेस्टर्न अफ्रीका। तो अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर हैं दोस्तों, तो 55 हैं। तो 54 तो राष्ट्र हो गए जिनको पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है। तो 55वां कौन सा है, तो 55वां वेस्टर्न सहारा है दोस्तों, जिसे कि राष्ट्र मानते हैं लोग लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं। मोरक्को का एक तरह से आप मानिए उस क्षेत्र पे वेस्टर्न सहारा जो क्षेत्र है, क्षेत्र कहिए या राष्ट्र कहिए, अभी उसे वो आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बराबर का उसका एरिया और मात्र 6 से 7 लाख की आबादी है उसकी, लेकिन मोरक्को ने उस पर कब्जा कर रखा है। मोरक्को सरकार की वहां पर अधिकार है वेस्टर्न सहारा पे। और खास बात क्या है, रोचक तथ्य यह है कि मोरक्को भी अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है और वेस्टर्न सहारा भी अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है। मोरक्को और वेस्टर्न सहारा का ये जो विषय है, ये जो वहाँ पे जो उनके बीच में मुठभेड़ है या झड़प चढ़ती रहती है, वो उन्हें चाहिए स्वतंत्रता चाहिए वेस्टर्न सहारा को, मोरक्को उसे अपना क्षेत्र मानता है। ये चर्चा में वापस से आया जब अभी रिसेंटली ट्रंप ने जाते जाते मोरक्को के अधिकार को उन्होंने मान लिया कि हाँ, उन्होंने माना कि वेस्टर्न सहारा जो है वो मोरक्को का ही क्षेत्र है। और यूएस का मानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, मोरक्को भी मान रहा है कि अब जब यूएस ने मान लिया है तो धीरे धीरे बहुत बाकी राष्ट्र भी मान ही लेंगे और उसके बाद फिर वेस्टर्न सहारा एक राष्ट्र की तरह से एग्जिस्ट करना शायद बंद हो जाए। तो ये एक रोचक तथ्य था कि 55 मेंबर हैं आपके उसमें, जिसमें दोनों ही मोरक्को और वेस्टर्न सहारा दोनों ही अफ्रीकन यूनियन के दोस्तों मेंबर हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लूंगा। नमस्कार दोस्तों।